नमस्कार और स्वागत है एक और गहन चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के सीखने और उनके दिमागी विकास से जुड़े एक काफी दिलचस्प विचार पर, हाँ, जिसे स्रोत में लर्नोग्राफी कहा गया है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियां हैं, खेलना कूदना है, वो उनके सोचने समझने की क्षमता पर गहरा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो आधार है वो शिवा नारायण का एक लेख है, अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ लर्नोग्राफी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। ये तक्षशिला पेज पर प्रकाशित हुआ है। तो हमारा मकसद आज यही है कि इस स्रोत के आधार पर हम समझें कि कैसे शारीरिक क्रियाएं, जिसे लेख में मोटर विज्ञान कहा गया है, मोटर विज्ञान, हाँ, और जैसे ब्रेन पेज थ्योरी जैसी कुछ अवधारणाएं हैं, वो बच्चों के दिमाग के विकास को खासकर एक खास नेटवर्क होता है, फ्रंटो पेरिएटल नेटवर्क, उसके जरिए कैसे बढ़ावा देती हैं। अच्छा। तो ये लर्नोग्राफी, ये शब्द सुनने में थोड़ा नया सा है। हाँ। जो हम आमतौर पर स्कूलों में देखते हैं, पारंपरिक तरीका, सुनना, पढ़ना, याद करना, उससे ये अलग कैसे है? हाँ, देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है शायद। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है, अक्सर जानकारी को बस दिमाग में डालने पर जोर होता है ना। हाँ, रटने जैसा। हाँ, बिल्कुल। ओके। उम्मीद करते हैं कि बच्चा उसे याद रख लेगा। लर्नोग्राफी इससे थोड़ा आगे जाती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ बच्चे की शारीरिक क्रियाएं, मतलब उसका हाथों से कुछ करना, वो सीधे तौर पर उसकी समझ और ज्ञान के निर्माण से जुड़ जाता है। ये सिर्फ निष्क्रिय होकर सुनना या रटना नहीं है। तो करके सीखने वाला जो विचार है, ये वही है, लेकिन शायद उसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर ज्यादा ध्यान है इसमें। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। लर्नोग्राफी मोटर विज्ञान यानी शारीरिक क्रियाओं के विज्ञान पर फोकस करती है। फिर ब्रेन पेज विकास है, इस पर हम आगे बात करेंगे। और दिमाग के दो बहुत अहम हिस्से हैं, उनके बीच के कनेक्शन पर। कौन से हिस्से? एक तो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। इसे आप दिमाग का प्लानिंग डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। निर्णय लेना, योजना बनाना, ये सब यहीं से होता है। अच्छा। और दूसरा है पैरेटल लोब। ये हमारी नेविगेशन और इंटीग्रेशन यूनिट जैसा है। मतलब चीजों को समझना, स्थानिक तर्क, ज्ञान को आपस में जोड़ना, ये सब इसका काम है। तो इन दोनों के बीच का जो नेटवर्क है, उसी को फ्रंटो पैरिएटल नेटवर्क कहते हैं। तो ये फ्रंटो पैरिएटल नेटवर्क, यानी ये प्लानिंग और नेविगेशन वाली टीम, जी, यही हमारी सोचने समझने की क्षमता का आधार है। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। ये संज्ञान और तर्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों में एक और दिलचस्प बात होती है। क्या? शुरुआत में उनका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये प्लानिंग वाला हिस्सा, हाँ, वो तर्क वाले पैरिएटल लोब से उतना मजबूती से नहीं जुड़ा होता जितना कि लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा होता है। लिम्बिक सिस्टम, वो क्या है? लिम्बिक सिस्टम दिमाग का भावनाओं का केंद्र है। ओह, तो क्या इसीलिए छोटे बच्चे ज्यादातर अपनी भावनाओं के हिसाब से चलते हैं? तर्क से कम, और उन्हें खेलने कूदने में इतना मजा आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी शुरुआती कनेक्शन की वजह से उनका व्यवहार ज्यादा भावना संचालित होता है, इम्पल्सिव सा। लेकिन लोगोकिनेस्टिक में जो क्रिया आधारित शिक्षा पर जोर है, हाँ, उससे ये संतुलन धीरे धीरे बदलता है। जैसे जैसे ये मोटर संज्ञानात्मक सर्किट, मतलब शारीरिक क्रिया और सोच विचार के जो रास्ते हैं दिमाग में, वो इस्तेमाल होते हैं और परिपक्व होते हैं, हाँ, वैसे वैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नियंत्रण बढ़ता जाता है। फिर बच्चे बेहतर ध्यान लगा पाते हैं, योजना बना पाते हैं, समस्याओं को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सुलझा पाते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे सिर्फ हिलने डुलने या कुछ करने से दिमाग के कंट्रोल सिस्टम पर असर पड़ता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मोटर विज्ञान, ये शारीरिक क्रियाओं का रोल क्या है? सिर्फ खेलना कूदना ही है या कुछ और भी? नहीं, ये सिर्फ खेलना कूदना नहीं है, बल्कि ये उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। लर्नोग्राफिक प्रक्रिया बच्चे को हाथों से काम करने, यानी हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए प्रोत्साहित करती है। हैंड्स ऑन लर्निंग? हाँ, चीजों को देखकर समझना या उनका खाका बनाना, जिसे विजुअल मैपिंग कहते हैं। और किसी काम को कैसे करना है ये तय करना, यानी टास्क फॉर्मेशन, ये सब मोटर विज्ञान के अंदर ही आता है। स्रोत में ब्रेन पेज मॉड्यूल विकसित होने की बात भी कही गई है। ये क्या चीज है? क्या ये जैसे हम नोट्स बनाते हैं वैसा कुछ है? आप इससे ज्यादा गहरा समझ सकती हैं। ब्रेन पेज मॉड्यूल सिर्फ जानकारी लिखना नहीं है, ये दिमाग में ज्ञान के मानसिक ब्लूप्रिंट या कह ले नक्शे बनाने जैसा है। मानसिक नक्शे? हाँ, जब बच्चा कुछ लिखता है, चित्र बनाता है, कोई मॉडल बनाता है या किसी चीज को एक्सप्लोर करता है, खोजता है,
हर ऐसी शारीरिक क्रिया दिमाग के फ्रंटोपैरिएटल नेटवर्क को यानी प्लानिंग और नेविगेशन टीम को मजबूत करती है। और ये जो ब्लूप्रिंट बनते हैं ये सिर्फ तथ्यों को नहीं रखते बल्कि उनके बीच के संबंधों को, उनके इस्तेमाल के तरीकों को भी एक तरह से संग्रहित करते हैं। तो ये रटने जैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इससे तो ज्ञान ज्यादा लचीला और इस्तेमाल करने लायक बनता होगा। एकदम सही। इससे वर्किंग मेमोरी बेहतर होती है, मतलब जानकारी को दिमाग में रखकर उस पर काम करने की जो क्षमता है हाँ वो बढ़ती है। और साथ ही एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी विकसित होते हैं, जैसे योजना बनाना, ध्यान लगाना, खुद को नियंत्रित करना। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिमाग सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा बल्कि उसे सक्रिय रूप से प्रोसेस कर रहा है शारीरिक क्रिया के जरिए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लर्नोग्राफी बच्चों के उस शुरुआती भावनात्मक ऊर्जा को जो उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करती है उसको एक तरह से सीखने की संज्ञानात्मक ऊर्जा में बदलने का तरीका है? बिल्कुल यही होता है। जैसे जैसे फ्रंटोपैरिएटल कनेक्शंस मजबूत होते हैं और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नियंत्रण बढ़ता है, भावनात्मक ऊर्जा धीरे धीरे संज्ञानात्मक कामों में लगने लगती है। बच्चे सिर्फ मजे के लिए खेलने से आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना करने और अनुशासित तरीके से सीखने की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा। वो ज्ञान की मन में कल्पना करने लगते हैं, अलग अलग विषयों की अवधारणाओं को जोड़ने लगते हैं और सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थितियों में रचनात्मक तरीके से लागू करना सीख जाते हैं। ये तो वाकई करने से जानने तक का सफर लग रहा है। मतलब शारीरिक क्रियाओं से समझ और यहाँ तक कि प्रतिभा की नींव रखना। हाँ, आपने सही समझा। यही लर्नोग्राफी के संज्ञानात्मक विकास का सार है। उसका एसेंस है। स्रोत में तक्षशिला हैप्पीनेस क्लासरूम का उदाहरण भी दिया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा था। वहाँ इसी सिद्धांत का उपयोग होता है। वहाँ मोटर विज्ञान, भावनात्मक संतुलन और स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि मतलब स्पेस और चीजों की आपसी स्थिति को समझने की क्षमता। तो इन सब को एक साथ लाकर बच्चों के समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। स्रोत में लर्नोग्राफी के जरिए होने वाले संज्ञानात्मक विकास के 7 चरणों का भी जिक्र है। ये थोड़ा विस्तार से जानने जैसा लगता है। पहले तो ये जो संज्ञानात्मक विकास है, लर्नोग्राफी के संदर्भ में इसका मतलब क्या है? ठीक। हाँ, ये 7 चरण इस पूरी प्रक्रिया को और साफ कर देते हैं। देखिए, लर्नोग्राफी के संदर्भ में संज्ञानात्मक विकास का मतलब सिर्फ ज्यादा सोचना या ज्यादा याद करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है दिमाग के उन सर्किटों का धीरे धीरे सक्रिय होना और आपस में तालमेल बिठाना जो हमारी देखने सुनने की क्षमता, परसेप्शन को, हमारी शारीरिक क्रिया, मोटर एक्शन को, हमारे तर्क, रीजनिंग को और ज्ञान के आदान प्रदान, नॉलेज ट्रांसफर को जोड़ते हैं। ये इस पर केंद्रित है कि बच्चा शारीरिक क्रिया से कैसे सीखता है, कैसे वो ब्रेन पेज मॉड्यूल यानी ज्ञान के नक्शे बनाता है और कैसे वो अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी मोटर संज्ञानात्मक नियंत्रण विकसित करता है। ठीक है, तो पहला चरण है फ्रंटोपैरिएटल कनेक्टिविटी का सुदृढ़ीकरण, मतलब वो प्लानिंग और नेविगेशन टीम के बीच का कनेक्शन मजबूत होना। इसे हम बच्चे में कैसे देख सकते हैं, मतलब क्या लक्षण होंगे? इसे हम तब देखते हैं जब बच्चा बेहतर ध्यान केंद्रित करने लगता है, अपने कामों को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से करने लगता है और सीखी हुई बातों को नई जगह इस्तेमाल कर पाता है। स्रोत इसे लर्नोग्राफी का संज्ञानात्मक राजमार्ग कहता है। संज्ञानात्मक राजमार्ग, अच्छा। हाँ, जैसे हाईवे पर ट्रैफिक तेज और बिना रुकावट चलता है, वैसे ही इस कनेक्शन के मजबूत होने पर दिमाग में जानकारी का प्रवाह बेहतर होता है। और दूसरा चरण है मोटर संज्ञानात्मक एकीकरण का उद्भव। क्या इसका मतलब है कि अब शारीरिक क्रिया और सोच एक साथ काम करने लगते हैं? पहले शायद अलग अलग थे। बिल्कुल। इस चरण में बच्चा सिर्फ नकल नहीं करता बल्कि उसकी शारीरिक क्रियाएं, जैसे मान लीजिए चित्र बनाना, कुछ लिखना, कोई मॉडल बनाना, वो उसकी समझ को दर्शाने लगती हैं। वो जो कर रहा है उसे समझने भी लगता है। लर्नोग्राफी मानती है कि शारीरिक क्रिया से मिला ज्ञान ही सोचने समझने वाले ज्ञान का आधार बनता है। यह क्रियाएं दिमाग के पिछले पैरिएटल कॉर्टेक्स और मोटर कॉर्टेक्स में ज्ञान के ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाती हैं। अच्छा। स्रोत इसे बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी कहता है, मतलब किताब की जानकारी को दिमाग के सक्रिय नक्शे में बदलना। बुक टू ब्रेन लर्नोग्राफी, ये बहुत दिलचस्प है। अब तीसरे चरण पर आते हैं, दृश्य स्थानिक लर्नोग्राफी का विकास, विजुअल स्पेशल। इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि बच्चा अब चीजों को सिर्फ देखकर या छूकर ही नहीं समझता, बल्कि अपने मन में उनकी कल्पना भी कर सकता है। कल्पना जैसे जैसे वो मानसिक रूप से चीजों का नक्शा बना सकता है, आकृतियों को मन में घुमा सकता है या किसी रास्ते की कल्पना कर सकता है बिना वहां जाए। ये क्षमता दिमाग के पैरिएटल और ऑक्सिपिटल लोब के जंक्शन और हिप्पोकैम्पस से आती है। हिप्पोकैम्पस याददाश्त और नेविगेशन में मदद करता है, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ, ये दिखाता है कि बच्चा अब अमूर्त रूप से भी सोचने लगा है, सिर्फ सामने रखी चीजों के बारे में नहीं। स्रोत इसे ज्ञानपीठ अनुभव का प्रतीक मानता है, ज्ञान का एक आंतरिक अनुभव। चौथा चरण है कार्य निर्माण और समस्या समाधान की वृद्धि। टास्क फॉर्मेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल लगती है। हाँ, बहुत जरूरी। इस चरण में बच्चा बड़े या जटिल कामों को छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ना सीखता है। अच्छा, ब्रेक डाउन करना। हाँ, वो किसी समस्या के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई संभावित समाधानों के बारे में सोचने लगता है और तर्क का इस्तेमाल करके सही रास्ता चुनता है। स्रोत इसे ज्ञान हस्तांतरण का टास्क फॉर्मेटर आयाम कहता है। टास्क फॉर्मेटर आयाम। हाँ, ये दिखाता है कि दिमाग का प्लानिंग डिपार्टमेंट यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अब ज्यादा सक्रिय है और समस्या समाधान के लिए दिमाग के अन्य हिस्सों जैसे एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स और पेरिएटल लोब के साथ मिलकर बढ़िया काम कर रहा है। तो इन पहले 4 चरणों में हमने देखा कि कैसे शारीरिक क्रिया सोच से जुड़ती है, विजुअलाइजेशन बढ़ता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता विकसित होती है। अब 5वें चरण की बात करते हैं, भावनात्मक शिक्षा से संज्ञानात्मक शिक्षा में संक्रमण। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी सा नहीं लगता? विरोधाभासी नहीं, बल्कि ये विकास का अगला कदम है। जैसा हमने पहले बात की थी, बच्चे शुरुआत में भावनाओं से ज्यादा प्रेरित होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। इस चरण में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का नियंत्रण बढ़ने से वे धीरे धीरे सिर्फ भावना आधारित प्रतिक्रियाओं से हटते हैं, जैसे एकदम से गुस्सा हो जाना या तुरंत हार मान लेना। इनसे हटकर लक्ष्य उन्मुख व्यवहार की ओर बढ़ते हैं। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। सही। उन्हें मुश्किल कामों में भी मजा आने लगता है, वे ज्यादा धैर्य दिखाते हैं। ये वो बिंदु है जहां आनंद के लिए खेलना एक उद्देश्य के साथ सीखने में बदलने लगता है। और लर्नोग्राफी में शारीरिक क्रियाएं इस बदलाव में मदद करती हैं, भावनात्मक ऊर्जा को सीखने की ऊर्जा में ढालती हैं। तो ये भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। ओके। छठा चरण है ब्रेन पेज मॉड्यूल का निर्माण। हमने ब्रेन पेज की बात पहले की थी, तो यहाँ क्या खास है? यहाँ खास ये है कि अब ये ज्ञान के नक्शे बनना ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी हो जाता है। बच्चा सीखी हुई बातों को तेजी से याद कर पाता है, उन्हें अपने शब्दों में समझा पाता है, यानी मॉड्यूल को फिर से बना पाता है। और सबसे जरूरी, एक विषय में सीखे गए मॉड्यूल को किसी दूसरे विषय या नई स्थिति में इस्तेमाल कर पाता है। ये असली समझ का संकेत है, सिर्फ रटने का नहीं। ट्रांसफरेबल लर्निंग। बिल्कुल। ये दिखाता है कि दिमाग के कई हिस्से हिप्पोकैम्पस, याददाश्त, पैराइटल लोब, समझ और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स योजना इस्तेमाल अब एक साथ मिलकर मतलब तालमेल में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। और आखिरी 7वां चरण है हिप्पोकैम्पस का उद्भव। ये क्या है? कंपस तो दिशा दिखाता है, तो क्या ये दिमाग की दिशा दिखाने वाली प्रणाली है? जानकारी के लिए आप इसे कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। ये हिप्पोकैम्पस और पेरिएटल लोब पर आधारित एक तरह का मानसिक नेविगेशन सिस्टम है। अच्छा। इस चरण में बच्चे में जानकारी को व्यवस्थित करने और उसे जरूरत पड़ने पर ढूंढ निकालने की एक सहज समझ विकसित हो जाती है। वो मानसिक रूप से तथ्यों का पता लगा सकता है, घटनाओं या चरणों के क्रम को याद रख सकता है और विचारों के विशाल जाल में आसानी से रास्ता ढूंढ सकता है। स्रोत इसे लर्नोग्राफी का न्यूरल जीपीएस कहता है। न्यूरल जीपीएस, ये बढ़िया है। हाँ, जो ज्ञान की दुनिया में नेविगेट करने में मदद करता है। ये 7 चरण वाकई दिखाते हैं कि कैसे शारीरिक क्रिया से शुरू होकर बच्चा एक परिपक्व विचारक और समस्या समाधानकर्ता बन सकता है। स्रोत में संज्ञानात्मक विकास मार्कर का भी जिक्र है। क्या ये इन्हीं चरणों से जुड़े हुए मील के पत्थर हैं? हाँ, आप इन्हें विकास के रास्ते में लगे मील के पत्थर समझ सकते हैं, माइलस्टोन्स। ये मार्कर बताते हैं कि बच्चा सोचने, सीखने, याद रखने और समस्याओं को हल करने में किस स्तर पर है। ओके। और लर्नोग्राफी के नजरिए से देखें तो ये मार्कर दिमाग के संवेदी यानी सेंसरी, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव और मोटर क्षेत्रों के सक्रिय होने और एक साथ काम करने के तरीके से देखे जाते हैं। तो ये मार्कर दिखते कैसे हैं? मतलब शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत स्तर पर क्या फर्क होता है?
देखिए, शुरुआती मार्कर तो बचपन में दिखते हैं। बच्चा चीजों को छूकर, देखकर, सुनकर सीखता है, जिसे संवेदी अन्वेषण कहते हैं। दूसरों की नकल करके सीखता है। हाँ, इमिटेशन। बिल्कुल। और चीजों को करने या जानने की एक स्वाभाविक जिज्ञासा दिखाता है। इसमें हिप्पोकैम्पस, जो नई यादें बनाता है, और पैराइटल लोब, जो स्थानिक समझ देता है, उनकी भूमिका अहम होती है। ठीक है। और मध्यवर्ती मार्कर तब दिखते हैं जब बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, लॉजिकली कामों को क्रम से करना सीखता है। सीक्वेंसिंग। हाँ, जैसे किसी रेसिपी के स्टेप्स फॉलो करना। अच्छा। और समस्याओं को हल करने की बेहतर क्षमता दिखाता है। इस स्तर पर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का बाकी हिस्सों, खासकर पैरिएटल और टेम्पोरल लोब, जो भाषा और याददाश्त का केंद्र है, के साथ कनेक्शन मजबूत होता है और वो ब्रेन पेज मॉड्यूल बनने लगते हैं जिनकी हमने बात की। और उन्नत मार्कर, एडवांस्ड? और उन्नत मार्कर तब दिखते हैं जब बच्चा अमूर्त विचारों, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकता है, रचनात्मक हो सकता है, क्रिएटिव, और उसकी शारीरिक कुशलता, मोटो कोऑर्डिनेशन, उसकी सोच के साथ मिलकर काम करती है। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, यहाँ दिमाग के कई मुख्य हिस्से, प्रीफ्रंटल, पैरिएटल और मोटो कॉर्टेक्स, एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करते हैं। बच्चा अब सिर्फ बाहरी निर्देशों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि वो खुद से सीख सकता है, अपने बनाए ब्रेन पेज का मन में अभ्यास कर सकता है। सेल्फ लर्निंग। बिल्कुल। और अपने लक्ष्य खुद तय करके उन पर काम कर सकता है। लर्नोग्राफी का लक्ष्य इन्हीं मार्करों का पोषण करना है, ताकि बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय ग्राहक नहीं, बल्कि सक्रिय निर्माता बने। ये विकास की प्रक्रिया वाकई बहुत गहरी है। स्रोत में अलग अलग तरह के सीखने वालों, मतलब लर्नर्स का भी जिक्र है, लिम्बिक, संज्ञानात्मक और मोटर। क्या इसका मतलब है कि कुछ बच्चे सिर्फ भावनाओं से सीखते हैं, कुछ सिर्फ सोच से और कुछ सिर्फ करके? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ एक ही तरीके से सीखते हैं, बल्कि ये उनकी प्रमुख प्रवृत्ति या कह लें कि शुरुआती बिंदु को दर्शाता है। अच्छा, डोमिनेंट स्टाइल। हाँ, कह सकते हैं। लिम्बिक लर्नर्स जो हैं, उनकी प्रेरणा मुख्य रूप से उनकी भावनाओं से आती है, जैसे खुशी, जिज्ञासा, डर या इनाम की चाह। वे रिश्तों, माहौल और भावनात्मक जुड़ाव पर ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। बचपन में ज्यादातर बच्चे इसी श्रेणी में आते हैं। तो लर्नोग्राफी का उद्देश्य उनकी इस भावनात्मक ऊर्जा को सीखने की तरफ मोड़ना है। अच्छा, और संज्ञानात्मक लर्नर्स, ये तो पारंपरिक सोच वाले लगते हैं, जैसे जो बैठकर पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ, कुछ हद तक। ये वो हैं जो मुख्य रूप से तर्क, विश्लेषण और मानसिक विजुअलाइजेशन के जरिए सीखते हैं। उन्हें अमूर्त विचारों, सिद्धांतों और योजना बनाने में मजा आता है। इनका फ्रंटल और पैराइटल लोब ज्यादा सक्रिय रहता है। ये ब्रेन पेज मॉड्यूल बनाने में भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन लर्नोग्राफी यहाँ जोर देती है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसे शारीरिक क्रिया से जोड़ना जरूरी है, ताकि ज्ञान सिर्फ दिमागी न रह जाए, बल्कि व्यवहारिक बने, एक्शन में आए। समझ गया। और तीसरा प्रकार, मोटर लर्नर्स, ये कौन है? ये वो बच्चे हैं जो करके सबसे अच्छा सीखते हैं, हैंड्स ऑन लर्नर्स। उनका मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, जो संतुलन और समन्वय में मदद करता है, और पैराइटल लोब ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा। वे चीजों को छूकर, बनाकर, प्रयोग करके या शारीरिक रूप से शामिल होकर बेहतर समझते हैं। इनके लिए सिद्धांत तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक वे उसे करके न देख लें, चाहे वो नोट्स लिखना हो, मॉडल बनाना हो या किसी प्रक्रिया का अभ्यास करना हो। स्रोत में थैलेमिक साइक्लोजिट रिहर्सल का जिक्र है। ये एक तरह की मानसिक शारीरिक रिहर्सल है, जिससे ये लर्नर्स अमूर्त ज्ञान को व्यवहारिक ब्रेन पेज मॉड्यूल में बदलते हैं। और तक्षशिला हैप्पीनेस क्लासरूम का आधार भी यही मोटर लर्निंग है। तो क्या ये तीन प्रकार पूरी तरह अलग हैं या इनमें कोई संबंध है? क्या एक बच्चा हमेशा एक ही प्रकार का लर्नर रहता है? नहीं, स्रोत इसे एकीकृत लर्नोग्राफी के रूप में देखता है। ये तीन प्रकार अलग अलग डब्बे नहीं हैं, बल्कि एक ही सीखने की प्रक्रिया की तीन परतें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड। अच्छा, लेयर्स की तरह। हाँ, सफर अक्सर लिम्बिक से शुरू होता है, मतलब भावना, जिज्ञासा से, फिर संज्ञानात्मक की ओर बढ़ता है, समझ, तर्क, और अंत में मोटर में स्थिर होता है, अनुप्रयोग,
क्रिया। भावनात्मक चिंगारी सीखने की आग जलाती है, संज्ञानात्मक दिमाग उसे संरचना देता है और शारीरिक अभ्यास उसे पक्का और स्थायी बनाता है। सबसे प्रभावी सीखना तब होता है जब ये तीनों प्रणालियां, लिम्बिक, संज्ञानात्मक और मोटर, एक साथ तालमेल में काम करती हैं। यही पूर्ण ब्रेन पेज विकास है और यही तक्षशिला मॉडल का लक्ष्य भी है। पारंपरिक अक्सर निष्क्रिय रहने वाले शिक्षण को एक सक्रिय न्यूरो आधारित ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में बदलना। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत के निष्कर्षों को समेटें तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आती है? ये मोटर विज्ञान या लर्नोग्राफी वास्तव में सीखने की किन समस्याओं का हल पेश करती है? देखिए, मुख्य निष्कर्ष ये है कि लर्नोग्राफी के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास सिर्फ बेहतर सोचना सीखना नहीं है, बल्कि ये दिमाग में उन न्यूरल नेटवर्कों को बनाना और मजबूत करना है जो शारीरिक क्रिया को गहरी समझ में बदलते हैं। क्रिया से समझ तक। बिल्कुल, ये पारंपरिक रटने वाली शिक्षा के विपरीत है, जहां क्रिया और समझ के बीच का संबंध अक्सर कमजोर रह जाता है या होता ही नहीं है। हाँ। स्रोत ये कहता है कि बच्चे का असली संज्ञानात्मक विकास इस बात से मापा जा सकता है कि वो कैसे काम करता है, कैसे कल्पना करता है और कैसे समस्याओं का समाधान करता है, ना कि सिर्फ इस बात से कि वो कितना याद रख सकता है। प्रदर्शन पर फोकस, रटने पर नहीं। सही। मोटर विज्ञान, ब्रेन पेज बनाने और वो जो साइकोलॉजी रिहर्सल की बात हुई, मानसिक शारीरिक अभ्यास, उसके लगातार अभ्यास से बच्चे सिर्फ जानकारी लेने वाले नहीं बल्कि ज्ञान को बदलने वाले नॉलेज ट्रांसफॉर्मर्स बन सकते हैं। नॉलेज ट्रांसफॉर्मर्स करने की क्षमता हो। तक्षशिला मॉडल का अंतिम लक्ष्य तो यही है कि सीखना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए, जहां सोचना गति से बढ़ता है, भावना ज्ञान में बदलती है और हर बच्चा अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बनता है। वाकई ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, अपने दिमाग का आर्किटेक्ट बनना। तो आज की इस गहन चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ है कि लर्नोग्राफी खासकर शारीरिक क्रियाओं और ब्रेन पेज विकास पर ध्यान केंद्रित करके बच्चों के दिमाग के विकास को एक अलग और शायद ज्यादा प्रभावी दिशा दे सकती है। हाँ, ये करने, सोचने और महसूस करने को एक साथ लाती है। ये करके सीखने के पीछे का विज्ञान है ना? बिल्कुल। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु निकलता है। जब हम ये समझते हैं कि शारीरिक क्रियाएं हमारे सीखने और सोचने की क्षमता को इतना गहरा प्रभावित कर सकती हैं, तो क्या हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो या हम वयस्कों का कोई नया कौशल सीखना हो, इस करके सीखने को और ज्यादा जगह देनी चाहिए? क्या स्क्रीन पर सिर्फ जानकारी लेने के बजाय ज्यादा सक्रिय, शारीरिक रूप से शामिल होने वाली गतिविधियां हमारी समझ, हमारी याददाश्त और हमारी रचनात्मकता को बेहतर बना सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।